स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 16 को हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिफॉर्मिटीज़ ऑफ स्केलेटन तक मुकम्मल कर चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हम इस चैप्टर का डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रिपेयर ऑफ ब्रोकन बोन्स। रिपेयर ऑफ ब्रोकन बोन्स के हड्डी टूट जाए तो वो किस तरह से रिपेयर होती है। तो डियर स्टूडेंट, वैसे तो बोन्स बहुत मज़बूत होती हैं, बहुत टफ़ होती हैं, हार्ड होती हैं, रिजिड होती हैं, इनमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है। इसके बावजूद कोई एक्सीडेंट, कोई इंजरी, कोई ट्रॉमा बोन्स को ब्रेक कर सकता है। अगर हम इसको इस तरह से देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हम कोई एक लॉन्ग बोन बना लेते हैं जो कि लिम्स की बोन है होगी ऑब्वियसली। इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, बहुत ज़्यादा टफनेस है, उसके बावजूद कोई ट्रॉमा, कोई इंजरी अगर इसको ब्रेक कर देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये बोन यहाँ से ब्रेक हो गई, तो रिपेयर ऑफ ब्रोकन बोन में जो पहला पॉइंट है वो ये कि ब्रोकन बोन के ब्रोकन एंड्स को एक ही एक्सिस के अंदर लाना, इस प्रोसेस को कहा जाता है रीअलाइनमेंट। पहला जो इसका है वो है क्या है, रीअलाइनमेंट। रीअलाइनमेंट का मतलब क्या होगा, इफ़ ब्रोकन एंड्स ऑफ बोन्स आर ब्रॉट इन द सेम एक्सिस, जैसे वो ओरिजिनली होते थे उससे मिलती जुलती जगह पर उनको लाने के प्रोसेस को हम बोलते हैं रीअलाइनमेंट। और फिर इसको फिक्स कर दिया जाएगा ताकि वो बोन वहाँ पर ठीक हो जाए, इसको कहा जाएगा रिडक्शन। अब रिडक्शन दो किस्म की है, ओपन रिडक्शन एंड क्लोज्ड रिडक्शन। तो डियर स्टूडेंट, पहला काम ये है कि हड्डियाँ जो टूट, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह ये तस्वीर में आपके सामने बनाया है कि ये एक लॉन्ग बोन है और ये एक जगह से टूटी है, इस तरह के फ्रैक्चर को कहा जाता है सिंपल फ्रैक्चर। सम टाइम क्या होता है कि एक बोन दो पीसेस की बजाय 5, 6, 7, 8, 10 पीसेस में डिवाइड हो जाती है, यानी बहुत छोटे छोटे उसके पीसेस बन जाते हैं। तो ऐसे केस में हम अपने हाथ से महसूस करके उसको ब्रोकन एंड्स ऑफ द बोन को सेम एक्सिस में नहीं ला पाते, उनके रिडक्शन नहीं कर पाते। ऐसे केस में क्या करते हैं, हम उसमें सर्जरी परफॉर्म करते हैं, हड्डियों के टुकड़ों को आपस में जोड़ते हैं, पिन्स की मदद से, वायर्स की मदद से उनको स्क्रू कर देते हैं। इस तरह की रिडक्शन को कहा जाता है ओपन रिडक्शन, जिसमें सर्जरी परफॉर्म की जाए, जिसमें ब्रोकन एंड्स ऑफ द बोन्स को अपनी जगह पर इमोबिलाइज या फिक्स किया जाए विद द हेल्प ऑफ सम वायर्स, विद द हेल्प ऑफ सम स्क्रू। तो इसको नाम दिया जाता है ओपन रिडक्शन का। और अगर सिंपल फ्रैक्चर है, बोन कोई दो पीसीस के अंदर ही टूटी है, तो हम हाथ से पेल्पेट करके फील कर लेते हैं कि कहाँ पर फ्रैक्चर है, या एक्सरे वगैरह की मदद ले लेते हैं और उसको फिज़िकली विदाउट परफॉर्मिंग एनी सर्जरी ब्रोकन एंड्स ऑफ द बोन को सेम एक्सिस पे ले आते हैं और उसको कास्ट करके, मोबिलाइज करके वो बोन जो है वो रिपेयर हो सकती है। तो यहाँ पर ये शॉर्ट क्वेश्चन एक पहला बनता है कि ओपन और क्लोज रिडक्शन में क्या फ़र्क है। तो इफ़ ब्रोकन एंड्स ऑफ द बोन्स आर ब्रॉट इन द सेम एक्सिस विदाउट परफॉर्मिंग एनी सर्जरी जस्ट बाय हैंड ऑफ फिजिशियन, तो इसको कहा जाएगा क्लोज रिडक्शन। इफ़ ब्रोकन एंड्स ऑफ बोन्स आर ब्रॉट इन द सेम एक्सिस आर फिक्स्ड विद द हेल्प ऑफ स्क्रू, वायर्स और पिन्स, और इसमें सर्जरी परफॉर्म करना पड़ेगी, तो इसको कहा जाएगा ओपन रिडक्शन, इसको कहा जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं, जो रिपेयर ऑफ ब्रोकन बोन है, इसके रिपेयर होने की फेजेस क्या हैं। ये 4 फेजेस में डियर स्टूडेंट्स ये प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है। इसमें जो फर्स्ट फेज़ है इसको हम कहते हैं हीमाटोमा फॉर्मेशन। हीमाटोमा फॉर्मेशन का मतलब डियर स्टूडेंट्स ये है कि जहाँ से ये बोन्स ब्रेक हुई हैं, यहाँ पर जो इनर पार्ट होता है बोन का, उसमें कैपिलरीज है, बोन मैरो है, तो यहाँ से ब्लड वेसल्स जो हैं वो टीयर हो गई हैं, रप्चर हो गई हैं। ब्लड वेसल्स में हो गया हैमरेज,
हैमरेज का मतलब होता है लीकेज ऑफ ब्लड फ्रॉम ब्लड वेसल्स। तो हैमरेज हो गया, लीकेज हो गई है ब्लड की फ्रॉम ब्लड वेसल, यहाँ पे यानी इंटरनल ब्लीडिंग हो गई है। तो इनिशियली क्या होगा कि ये ब्लड जो होगा यहाँ पे इकट्ठा होगा और इंटरनल ब्लड क्लॉट बन जाएगा, इंटरनल ब्लड क्लॉट बन जाएगा। अब ये जो यहाँ पर इंटरनल ब्लड क्लॉट बनेगा, इसके नतीजे में क्या होगा कि यहाँ पर जो इर्द गिर्द के सेल्स हैं वो ऑक्सीजन से, फूड से डिप्राइव होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ब्लड की सप्लाई आ नहीं रही, ब्लड वेसल्स तो हेमरेज हो चुकी हैं, कैपिलरीज, तो ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, खुराक नहीं पहुंचेगी, जिसकी वजह से जो यहाँ के सेल्स हैं उन सेल्स की डेथ होना शुरू हो जाएगी। तो और जो ब्लीडिंग हुई है वो इंटरनल ब्लड क्लॉट बन जाएगा। तो वुंडेड साइड के ऊपर, इंजर्ड साइड के ऊपर, फ्रैक्चर साइड के ऊपर हैमरेज होगा जब बोन ब्रेक होगी, जिसका मतलब है ब्लीडिंग होगी, ब्लड वेसल फट जाएंगी, ब्लड बाहर निकलेगा। बाय द टाइम वो ब्लड क्लॉट हो जाएगा, क्योंकि हैमरेज हो चुका है, कुछ वक्त के लिए इर्द गिर्द के बोन्स के सेल ऑक्सीजन, फूड, न्यूट्रिएंट से डिप्राइव हो जाएंगे और वो मरना शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहला काम ये होगा कि जो ब्रोकन एंड्स ऑफ दी बोन्स हैं उनके इर्द गिर्द ब्लड वेसल्स रप्चर होने से जो ब्लड इकट्ठा हुआ है वो क्लॉट होगा, स्वेलिंग होगी और शुरू के वक्त में बहुत ज़्यादा इसमें पेन भी रहेगी। उसके बाद जब रिडक्शन के नतीजे में इनको सेम एक्सिस में लाया जाएगा, व्हेन दीज ब्रोकन एंड्स ऑफ बोन्स आर ब्रॉट इन द सेम एक्सिस लाइक दिस। तो अब ये कैसे किया गया है, या ये ओपन रिडक्शन से किया गया होगा या ये क्लोज रिडक्शन से किया गया होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हीमाटोमा बनेगा, यहाँ पे जो क्लॉटेड मैस ऑफ द ब्लड बनेगा वो हीमाटोमा है। हीमाटोमा बनने के बाद यहाँ पर बोन के जो रिपेयर होने की सेकेंड फेज़ है वो स्टार्ट होगी, और इसकी सेकेंड फेज़ को हम कहते हैं कैलस फॉर्मेशन। सेकेंड फेज़ को हम कहते हैं कैलस फॉर्मेशन, या इसको नाम दिया जाता है सॉफ्ट कैलस फॉर्मेशन। सॉफ्ट इसलिए कि अभी इसके अंदर कैल्शियम वगैरह डिपॉजिट नहीं होगा। यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि उस हीमाटोमा के अंदर कैपिलरीज रीग्रो करेंगी। कैपिलरीज रीग्रो करेंगी तो न्यूट्रिएंट की सप्लाई बहाल हो जाएगी, ऑक्सीजन की सप्लाई बहाल हो जाएगी, और आहिस्ता आहिस्ता वो जो ब्लड सप्लाई है, वो जो डेब्रीज, वो जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल वहाँ इकट्ठा हो चुका है डेड सेल्स की शक्ल में, क्लॉटेड में, वो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से डिज़ोल्व होना शुरू होगा। तो ये जो पेन और स्वेलिंग थी इनिशियली, वो आहिस्ता आहिस्ता सबसाइड होती चली जाएगी, ख़त्म होते, और इंटरनल जो क्लॉट था ब्लड का, हीमाटोमा, वो ख़त्म होने लग जाएगा। इसकी जगह पर दो किस्म के सेल्स आएंगे, एक आएंगे फिब्रोब्लास्ट। फिब्रोब्लास्ट उन सेल्स को कहते हैं जो बोन का ईसीएम बनाते हैं। ईसीएम से मुराद डियर स्टूडेंट्स है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, जिसमें फाइब्रिन, कोलेजिन, इलास्टिन, ये सारी इस तरह की प्रोटीन्स आते हैं, ये इनको कंस्ट्रक्ट करना शुरू कर देंगे। इसके साथ साथ बोन को कंस्ट्रक्ट करने वाले सेल्स भी आएंगे यहाँ पर, जिनको कहा जाता है ऑस्टियोब्लास्ट, यानी कि बोन फॉर्मिंग सेल्स। अब ये यहाँ पर जो बोन के सेल लॉस हुए थे उनको दोबारा बनाने का अमल स्टार्ट कर देंगे। तो इस तरह यहाँ पर जो इंटरनल ब्लड क्लॉट था वो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, और उसकी जगह पर एक सॉफ्ट कैलस जो है ईसीएम और बोन फॉर्मिंग सेल्स की शक्ल में सॉफ्ट कैलस आ जाएगा। बाय द टाइम डियर स्टूडेंट्स क्या होगा कि ये जो सॉफ्ट कैलस है ये रिप्लेस होगा इन बोनी कैलस, और ये सॉफ्ट कैलस बनने का प्रोसेस कितने टाइम में मुकम्मल होगा, 3 to 4 वीक्स के अंदर, यानी पहले महीने के अंदर 3 से 4 हफ्तों के अंदर ये सॉफ्ट कैलस बन जाएगा। इसके बाद यहाँ पर सेल्स आएंगे जिनका नाम होगा ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट, यानी इसका मतलब होगा कि थर्ड स्टेज आ गई, सॉफ्ट कैलस अब हार्ड बोनी कैलस में चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो तीसरी स्टेज जो होगी रिपेयर ऑफ ब्रोकन बोन की, वो होगा हार्ड या
बोनी कैलस फॉर्मेशन, हार्ड कैलस फॉर्मेशन, बोनी कैलस फॉर्मेशन, ये शुरू होगा। इसका मतलब ये होगा कि अब यहाँ पर जो बोन को कंस्ट्रक्ट करने के सेल्स आए थे वो कंटिन्यूसली जो लॉस्ट पार्ट है बोन के उसको बनाते चले जाएंगे, और यहाँ पर और सेल्स भी आएंगे जिनको हम कहते हैं ऑस्टियोक्लास्ट। आपको पता है ऑस्टियोब्लास्ट का मतलब होता है बोन फॉर्मिंग सेल, और ऑस्टियोक्लास्ट का मतलब होता है बोन डिसॉल्विंग सेल। तो जो डेड सेल्स हैं, डेड डेब्रीज हैं, उनको ऑस्टियोक्लास्ट कंप्लीटली डिसॉल्व कर देंगे और उनकी जगह पे ऑस्टियोब्लास्ट नई बोन को कंस्ट्रक्ट कर देंगे। इसमें कैल्शियम फॉस्फेट डिपॉजिट होगा और ये सॉफ्ट कैलस हार्ड बोनी कैलस के अंदर चेंज हो जाएगा, और ये हार्ड बोनी कैलस बनने में 8 हफ्तों का या 2 माह का टाइम लग सकता है। तो इसके लिए कितना वक्त दरकार है? इसके लिए 8 से 12 वीक्स का टाइम दरकार है, यानी 2 से 3 माह का टाइम दरकार है। तो इस दौरान में ये जो बोनी कैलस बन जाएगा, इसके बाद हम देखेंगे कि जो चौथी फेज़ है रिपेयर ऑफ ब्रोकन बोन की वो आएगी, और इसकी चौथी फेज़ को कहा जाता है रीमॉडलिंग। रीमॉडलिंग का मतलब ये होता है कि कुछ एक्सेस पार्ट बोन के ग्रो कर जाते हैं, तो इसमें वो जो प्लास्टर या कास्ट होता है जो वो उसको हटा दिया जाता है। पेशेंट को एडवाइस किया जाता है वो कुछ एक्सरसाइज करे, वज़न डाले बोन्स के ऊपर। बाजू की बोन है तो बाजू की एक्सरसाइज, लेग की बोन्स हैं तो लेग की। जब मैकेनिकल स्टिमुलाई मिलती है बोन्स को, तो बोन्स के ऊपर जो कोई एक्स्ट्रा पार्ट वगैरह ग्रो कर चुके होते हैं वो सब के सब डिज़ोल्व हो जाते हैं, और बोन अपनी उसी तरह नेचुरल, ऑलमोस्ट नेचुरल और ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती है। आफ्टर रीमॉडलिंग द बोन इज़ रेडी टू बियर द सेम स्टिमुलाई। जो वो पहले बियर कर सकती थी उसी को बियर करने के लिए दोबारा तैयार हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट, रिपेयर ऑफ ब्रोकन बोन की 4 फेजेस हैं इसके रिपेयर की। पहली फेज़ जिसको हम कहते हैं हीमाटोमा फॉर्मेशन, उसमें क्या होता है कि जहाँ से बोन ब्रेक हुई है वहाँ पर इंटरनल ब्लीडिंग होती है, हैमरेज की वजह से वो ब्लड क्लॉट होता है, वहाँ पे सेल्स ऑक्सीजन न्यूट्रिशन से, ब्लड सप्लाई से डिप्राइव हो जाते हैं, पेन होती है, स्वेलिंग होती है। पहला मरला यही होता है। उसके बाद क्या होता है कि बाय द टाइम वहाँ पे सेल्स ब्लड सप्लाई रीस्टोर होती है, कैपिलरीज रीग्रो करती हैं, जिसकी वजह से डेब्रीज वहाँ से क्लीन अप हो जाता है और उसकी जगह पे अब बोन कंस्ट्रक्ट होने का प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो इस फेज़ को हम नाम देते हैं कैलस फॉर्मेशन या सॉफ्ट कैलस फॉर्मेशन, इसको हम बोलते हैं। यहाँ पे 2 किस्म के सेल्स होते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट और फिब्रोब्लास्ट। फिर ये बोन में चेंज होता है, हार्ड बोनी कैलस बन जाता है, और लास्ट में इसकी रीमॉडलिंग। पूरे बोन्स के जो रिपेयर होने का प्रोसेस है इसमें अप्रॉक्सीमेटली 8 से 12 हफ्ते का टाइम चाहिए होता है। 8 to 12 वीक्स का मतलब है 2 to 3 मंथ्स रिपेयर ऑफ ब्रोकन बोन में लगते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये एक बड़ा आसान सा और सिंपल सा टॉपिक है, मगर बोर्ड में ये टॉपिक कई बार लॉन्ग क्वेश्चंस के तौर पर आया है। तो लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें जो चीज़ें आपने लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखनी है, ज़रूरी हैं, याद रखनी है, वो ये कि सबसे पहले आप इसमें ज़िक्र करेंगे रिडक्शन का, ओपन क्लोज रिडक्शन का, रीअलाइनमेंट का। फिर उसके बाद इसका टाइम कि कितने टाइम में रिपेयर ब्रोकन बोन का कंप्लीट हो जाता है। तो ये 8 से 12 हफ्ते कह दें या 2 से 3 मंथ कह दें, एक ही बात है। फिर इसकी फेजेस में आ जाएंगे आप। पहली फेज़ जो आप एक्सप्लेन करेंगे वो हीमाटोमा फॉर्मेशन है, सेकेंड फेज़ है सॉफ्ट कैलस फॉर्मेशन, थर्ड फेज़ है हार्ड बोनी कैलस फॉर्मेशन, और फोर्थ फेज़ है रीमॉडलिंग। इसमें जिन चीज़ों का आपने इन फेजेस में ख्याल रखना है, हीमाटोमा फॉर्मेशन में हैमरेज का जिक्र करना है, इंटरनल ब्लड क्लॉटिंग का जिक्र करना है, और ऑक्सीजन फूड न्यूट्रिशन से सेल डिप्राइव होंगे, इन चीज़ों का जिक्र करना है। सॉफ्ट कैलस फॉर्मेशन वाली हेडिंग में आपने टाइम का जिक्र करना है कि कितना टाइम लगता है बोन बनने में, और फिब्रोब्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट का जिक्र ज़रूर करेंगे। बोनी कैलस फॉर्मेशन में ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट का जिक्र करेंगे। रीमॉडलिंग में
मैकेनिकल स्टिमुलाई का जिक्र करेंगे जो कि एक्सरसाइज वगैरह की शक्ल में हासिल होगी। तो ये डियर स्टूडेंट लॉन्ग क्वेश्चन का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, रिपेयर ऑफ ब्रोकन बोन का। इसके बाद जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो होगा मसल्स एंड देयर टाइप्स का। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ रहा है मसल्स एंड देयर टाइप्स। तो डियर स्टूडेंट्स, मसल सेल को कहते हैं मायोसाइट, और वो ब्रांच बायोलॉजी की जिसमें मसल्स को स्टडी किया जाए इसको कहा जाता है मायोलॉजी। तो द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ मसल्स, इसको हम कहते हैं मायोलॉजी। और वो सेल्स जो मसल्स को बनाते हैं इनको हम कहते हैं मायोसाइट्स। डियर स्टूडेंट्स, मसल सेल्स जो हैं वो 3 किस्म के होते हैं, स्मूथ मसल्स, स्केलेटल मसल्स और कार्डियक मसल। वन बाय वन इनको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट स्मूथ मसल्स। तो डियर स्टूडेंट्स, जो स्मूथ मसल्स हैं इनके जो पैरामीटर्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें पहला, अगर हम इनके एक सेल को ड्रॉ कर लें तो स्मूथ मसल्स के सेल्स इस तरह की शेप के होते हैं जो कि किनारों से पतले होते हैं। तो ये कुछ मैंने प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर लिखी हैं। तो इस सेल में डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि इसमें कोई क्रॉस लाइन है, ऐसे धारियाँ बनी हुई नहीं है, कोई स्ट्रिप्स इस सेल में नज़र नहीं आ रही, कोई स्ट्रेशंस इसमें, मतलब लाइट डार्क ऐसा कुछ भी इसमें ज़िब्रा क्रॉसिंग की तरह का नज़र नहीं आ रहा। तो इस मसल सेल की अपीयरेंस को हम कहेंगे कि ये है अनस्ट्रिप्ड। अनस्ट्रिप्ड का मतलब नॉन स्ट्रेटेड भी हो सकता है, या इसमें क्रिस क्रॉस कोई लाइनें, कोई धारियाँ नज़र नहीं आ रही। फिर इसकी शेप है स्पिंडल शेप। स्पिंडल का मतलब ये होता है कि ये किनारों से पतला है, यहाँ से बारीक है, यहाँ से बारीक है, दरमियान से मोटा है, तो ये स्पिंडल शेप है। और इसके एक सेल में एक ही न्यूक्लियस आपको नज़र आ रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, स्मूथ मसल्स वो होते हैं जो अनस्ट्रिप्ड होते हैं, यानी इसमें कोई धारियाँ, कोई स्ट्रेशंस, कोई स्ट्रिप्स, कोई क्रॉस लाइनें, कोई लाइट डार्क ज़िब्रा क्रॉसिंग की तरह की लाइंस नज़र नहीं आती। और इन सेल्स की शेप होती है स्पिंडल शेप्ड होते हैं, और इनके एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होता है। इनकी जो स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है वो स्लो है। डियर स्टूडेंट्स, जो स्मूथ मसल्स होते हैं ये स्लो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, देयर स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज़ स्लो एंड देयर कॉन्ट्रैक्शन इज़ कॉज्ड बाय, इनकी कॉन्ट्रैक्शन कौन कॉज करता है? देयर कॉन्ट्रैक्शन, इनकी कॉन्ट्रैक्शन ऑटोमेटिक होती है, स्पॉन्टेनियस होती है, स्पॉन्टेनियस, खुद ब खुद ऑटोमेटिकली ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, किसी स्ट्रेच की वजह से कर सकते हैं। ये मसल्स, स्मूथ मसल्स कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं इंटरनल ऑर्गन्स में, जैसे कि ब्लड वेसल्स में ये पाए जाते हैं। और इनका फंक्शन भी यही है, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस थ्रू हॉलो ऑर्गन्स। तो डियर स्टूडेंट, इनकी कॉन्ट्रैक्शन स्पॉन्टेनियस, ऑटोमेटिक, खुद ब खुद हो सकती है, किसी स्ट्रेच की वजह से हो सकती है, नर्वस सिस्टम के कंट्रोल की वजह से हो सकती है, हार्मोन्स भी इसको कंट्रोल करते हैं। ये आपको बता दें कि ये स्मूथ मसल्स कहाँ पाए जाते हैं। इनकी एग्जांपल्स में अगर हम लें तो ये पाए जाते हैं ब्लड वेसल्स में, ब्लड वेसल्स, ये पाए जाते हैं खुराक की नाली, जिसको एलिमेंट्री कैनाल या गट कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके आर्टरी वेन में जो मसल्स हैं वो कौन से मसल्स हैं? स्मूथ मसल। और आर्टरी वेन में से क्या गुजर रहा है? ब्लड। तो इसलिए इसके फंक्शन में हमने लिखा है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, यानी इनके थ्रू सब्सटेंसेस गुजरते हैं। इसी तरह जो गट खुराक की नाली है, इसमें से खुराक गुजरती है, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इन सब में स्मूथ मसल है। जो सांस की नाली है, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, इनके अंदर भी स्मूथ मसल है, इसमें से एयर पास करती है। तो ये मसल्स पाए जाते हैं इंटरनल ऑर्गन्स में, जैसे कि आर्टरी और वेन, ब्लड वेसल्स में,
एलिमेंट्री कैनाल गट या खुराक की नली में, और एयर पैसेज वे में ये मसल्स पाए जाते हैं। तो मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस थ्रू हॉलो ऑर्गन्स इनका फंक्शन है। ये डियर स्टूडेंट्स इनवॉलेंट्री मसल्स हैं, ये हमारी मर्ज़ी के कंट्रोल में काम नहीं करते, ये इनवॉलेंट्री मसल्स हैं। तो स्मूथ मसल्स के फीचर्स अगर आप एक बार देखें दोबारा से, पहली प्रॉपर्टी है कि मसल्स अपीयर कैसे होते हैं। मसल्स अनस्ट्रिप्ड अपीयर होते हैं, नॉन स्ट्रेटेड है। मसल सेल्स की शेप कैसी है, ये मसल सेल्स स्पिंडल शेप के होते हैं, यानी एंटीरियर पोस्टीरियर से दोनों एंड से ये टेपर्ड होते हैं, नोकीले होते हैं। नंबर ऑफ न्यूक्लियाई पर सेल, इनके एक सेल में कितने न्यूक्लियाई पाए जाते हैं, तो एक सेल में आप तस्वीर में भी देख सकते हैं एक ही न्यूक्लियस इनमें पाया जाता है। इनकी स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन स्लो होती है, ये स्लो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं क्योंकि इन्होंने मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस कराना थ्रू हॉलो ऑर्गन। देयर कॉन्ट्रैक्शन इज कॉज्ड बाय स्पॉन्टेनियस हो सकती है इनकी कॉन्ट्रैक्शन हार्मोन के कंट्रोल में हो सकती है, और इनकी कॉन्ट्रैक्शन एनएस का मतलब है नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में हो सकती है। फंक्शन इनका है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस थ्रू हॉलो ऑर्गन, और हमारी मर्जी के कंट्रोल में ये बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए डियर स्टूडेंट्स ये इनवॉलेंट्री मसल्स हैं। तो ये प्रॉपर्टीज़ थी स्मूथ मसल्स की। इसके बाद जो नेक्स्ट मसल की टाइप हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कार्डिक मसल्स। तो मसल्स की जो दूसरी टाइप है, सेकेंड टाइप है, उसको हम कहते हैं कार्डिक मसल। वैसे तो ये आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि ये वो मसल्स हैं जो कि हार्ट में पाए जाते हैं। कार्डिक मसल्स आर प्रेजेंट इन द हार्ट। अच्छा, अब इनकी अगर हम बात करें तो ये कैसे मसल्स होते हैं, ये इस तरह से, ये इनका एक सेल है, ये अनदर सेल है, ये एक और सेल है, ये इस सेल की ब्रांच है, इस तरह से ये सेल्स हैं, और इनकी यहाँ से और ब्रांचेस भी हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये इन सेल्स के अंदर क्रॉस लाइनें भी मौजूद हैं, स्ट्रेशंस भी मौजूद हैं, और न्यूक्लियाई भी मौजूद हैं, और जहाँ पर इनका एक सेल दूसरे सेल से जुड़ा होता है इसको कहते हैं इंटर कैलेटेड डिस्क। अच्छा, अब इनकी हम प्रॉपर्टीज़ की वन बाय वन बात करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, पहली प्रॉपर्टी इनमें भी वही है, मसल्स अपीयरेंस। तो ये मसल्स कैसे अपीयर होते हैं, ये अपीयर होते हैं इर्रेगुलरली स्ट्रिप्ड, इर्रेगुलरली स्ट्रिप्ड, यानी इनमें ये आप देख सकते हैं कि ये क्रॉस लाइनें हैं, लाइट डार्क बैंड इसमें है, ज़ीब्रा क्रॉसिंग की तरह की लाइट डार्क लाइन इसमें है, मगर ये इक्वी डिस्टेंस नहीं है, इनके दरमियान कहीं फासला कम है, कहीं ज़्यादा है, कहीं कम है, इसलिए इनको कहते हैं कि ये इर्रेगुलरली स्ट्रिप्ड है। और इन सेल्स की अगर आप शेप देखें तो डेफिनेटली ये सेल्स ब्रांच्ड हैं, एक सेल के साथ दूसरा सेल, तीसरा सेल कनेक्टेड है, और वो किस फॉर्म में कनेक्टेड है, ब्रांचेस की फॉर्म में कनेक्टेड है। और डियर स्टूडेंट, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई पर सेल की बात करें तो बुक के मुताबिक इसमें मैनी पर सेल, बट यहाँ पर आपको एक बात बता दें कि जो ह्यूमन बीइंग के कार्डिक मसल्स हैं उनमें एक सेल में एक न्यूक्लियस ही होता है। अगर आप बुक में बनी हुई इसकी तस्वीर भी देखें, जो कार्डिक मसल्स बने हुए हैं ह्यूमन बीइंग के, उनमें एक सेल में एक ही न्यूक्लियस को दिखाया गया है। जैसे अगर हम यहाँ पर इसको मार्क करें, ये एक सेल है, ये इसकी इंटरकैलेटेड डिस्क, ये भी इंटरकैलेटेड, और इसके दरमियान एक ही न्यूक्लियस है। तो वो मैं आपको फ़र्क बता देता हूँ। देखें, कुछ स्पीशीज़ में क्या होता है कि ये इंटरकैलेटेड डिस्क डिसअपीयर हो जाती हैं। अगर ये डिसअपीयर हो जाएं तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड नज़र आते हैं, मगर अगर ये इंटरकैलेटेड डिस्क इंटैक्ट हो तो एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होता है। तो ह्यूमन बीइंग वाले जो हैं उनमें एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होता है। और नीचे जो अगर आप बुक में अपनी देखेंगे, जो टेबल बना हुआ है, टेबल के नीचे टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसमें वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि ह्यूमन बीइंग का जो होगा फॉर ह्यूमन वन न्यूक्लियस पर सेल।
तो ह्यूमन बीइंग के कार्डिक मसल्स में एक न्यूक्लियस पर सेल है, जनरली कुछ में ज़्यादा हो सकते हैं, और फिर मैं बता दूं कि ज़्यादा वाले वो कौन से होंगे जिनकी इस तरह से ये इंटरकैलेटेड डिस्क डिज़ोल्व हो जाए। अब ये एक सेल्स आपस में जुड़ गए तो न्यूक्लियस भी ज़्यादा हो गए। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट तीसरी प्रॉपर्टी पे, स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। तो डियर स्टूडेंट, इनकी स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट भी नहीं है, बहुत स्लो भी नहीं है। इनकी स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है इंटरमीडिएट, यानी ये उतने स्लो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते जितना स्मूथ मसल है, उतनी फास्ट भी नहीं करते जितना का स्केलेटल मसल है, इन बिटवीन है। और इनकी कॉन्ट्रैक्शन कि ये मसल कैसे कॉन्ट्रैक्ट होंगे, इनकी कॉन्ट्रैक्शन स्पॉन्टेनियस है, यानी कि ऑटोमेटिक है, और ये एक नर्वस सिस्टम की ब्रांच है जो ऑटोमेटिक चीज़ों को कंट्रोल करती है। इसको हम कहते हैं ANS। ANS का फुल नेम है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, और इनका फंक्शन है पंपिंग ऑफ ब्लड। ये करते हैं पंपिंग ऑफ ब्लड, ब्लड को पंप करने का रोल प्ले करते हैं। वॉलेंट्री कंट्रोल की बात करें तो डेफिनेटली ये इनवॉलेंट्री मसल्स हैं, यानी हमारी मर्ज़ी के कंट्रोल से काम नहीं करते। तो अगर कार्डिक मसल्स की प्रॉपर्टीज़ को एक नज़र देखा जाए तो मसल्स की अपीयरेंस है इरेगुलरली स्ट्रिप्ड, यानी स्ट्रिप्ड हैं, बट इनमें जो स्ट्रिप्स होंगी उनके दरमियान डिस्टेंस कम ज़्यादा होगा, इरेगुलरली स्ट्रिप्ड है। सेल की शेप में ये ब्रांच्ड मसल्स हैं। नंबर ऑफ न्यूक्लियाई पर सेल में जिन स्पीशीज़ में, जैसे फ्रॉग वगैरह में, अगर तो इंटरकैलेटेड डिस्क डिज़ोल्व हो गई हैं, डिसअपीयर हो गई हैं, तो फिर तो मैनी न्यूक्लियाई पर सेल है। बट इन केस ऑफ ह्यूमन, क्योंकि इंटरकैलेटेड डिस्क प्रेजेंट होती हैं, और ये इंटरकैलेटेड डिस्क होती क्या है, जहाँ पर एक कार्डिक सेल दूसरे कार्डिक सेल के साथ जुड़ा होता है वहाँ पर इंटरकैलेटेड डिस्क प्रेजेंट होती है। और इंटरकैलेटेड डिस्क जिनमें प्रोमिनेंट और मौजूद होंगी उनमें 1 न्यूक्लियस पर सेल ही होगा, लाइक ह्यूमन बीइंग में। स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इनकी इंटरमीडिएट है, कॉन्ट्रैक्शन इनकी स्पॉन्टेनियस, और नर्वस सिस्टम की एक ब्रांच है जिसको कहते हैं ANS, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, उनके कंट्रोल में है। फंक्शन इनका है पंपिंग ऑफ ब्लड, ये ब्लड को पंप कराते हैं, और ये हमारी मर्ज़ी के कंट्रोल में नहीं है, तो इसलिए ये इनवॉलेंट्री मसल्स हैं। तो डियर स्टूडेंट, तीसरी मसल्स की जो टाइप है इसको हम कहते हैं स्केलेटल मसल्स। जो सबसे ज़्यादा तादाद में बॉडी में मसल्स पाए जाते हैं वो स्केलेटल मसल्स ही हैं। तो मसल्स की तीसरी टाइप का नाम है स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स की भी अगर हम तस्वीर बनाएं तो अगर इस तरह की इनकी तस्वीर है तो ये सिलेंड्रिकल शेप वाले हैं, और स्ट्रेशंस क्रॉस वॉल्स इसमें हैं। मैनी न्यूक्लियाइस ए हार्ट सेल के अंदर नज़र आ रहे हैं, और सम टाइम ये इस तरह के स्पिंडल शेप्ड भी हैं, मगर न्यूक्लियाई इनमें हमेशा एक से ज़्यादा हैं, और स्ट्रेशंस क्रॉस लाइनें इनमें मौजूद हैं। तो इनकी पहली प्रॉपर्टी मसल्स की अपीयरेंस कैसी होती है, तो इनको हम कहेंगे दे आर रेगुलरली स्ट्रिप्ड। ये स्ट्रिप्ड मसल्स हैं, स्ट्रेटेड मसल्स हैं, और इनकी जो स्ट्रेशंस हैं वो इक्वी डिस्टेंस हैं, उनके दरमियान बराबर फासला है, ये रेगुलरली स्ट्रिप्ड हैं। इनके सेल की शेप की बात करें तो इनमें कुछ सेल जो किनारों से पतले हैं, स्पिंडल शेप भी हैं, और सिलेंड्रिकल शेप के भी ये सेल्स हैं। नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इनमें मैनी हैं, यानी कि ये हमेशा मल्टी न्यूक्लिएटेड हैं, दे आर ऑलवेज मल्टी न्यूक्लिएटेड। स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन की इनकी अगर हम बात करें तो इनकी स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन रैपिड टू स्लो दोनों तरह हो सकती है। ये ज़रूरत के मुताबिक स्लो भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और तेज़ी से भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। देयर कॉन्ट्रैक्शन इज़ ऑलवेज इन द कंट्रोल ऑफ नर्वस सिस्टम। इनकी कॉन्ट्रैक्शन हमेशा नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में है, और नर्वस सिस्टम की जो डिवीज़न इनको कंट्रोल करती है उसको कहते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक हार्ट के लिए, जो इनवॉलेंट्री चीज़ों के लिए, ये सोमैटिक वॉलेंट्री चीज़ों के लिए। इनका फंक्शन है मूवमेंट ऑफ स्केलेटन, मूवमेंट ऑफ स्केलेटन, हड्डियों की मूवमेंट जो है इनका फंक्शन है, और ये वाहिद मसल हैं जो हमारी मर्ज़ी के कंट्रोल में हैं, यानी कि वॉलेंट्री हैं।
ये हमारी मर्ज़ी से कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं। तो अगर एक दफ़ा फिर हम इनको ओवरव्यू करें स्केलेटल मसल्स की प्रॉपर्टीज़ को, तो स्केलेटल मसल्स अपीयर कैसे होते हैं, रेगुलरली स्ट्रिप्ड अपीयर होते हैं। इनकी सेल की शेप स्पिंडल शेप या सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं। इनमें हमेशा मैनी न्यूक्लियाई पर सेल यानी दे आर ऑलवेज मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं ये। इनकी स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ज़रूरत के मुताबिक बॉडी की चेंज होती रहती है, स्लो भी, इंटरमीडिएट भी और रैपिड भी, ज़रूरत के मुताबिक। देयर कॉन्ट्रैक्शन इज़ इन द कंट्रोल ऑफ नर्वस सिस्टम, और नर्वस सिस्टम की जिस डिवीजन के कंट्रोल में ये हमारे स्केलेटल मसल्स होते हैं, इसको हम कहते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम। फंक्शन इनका स्केलेटन में की मूवमेंट कराना है, और ये वाहिद मसल्स हैं जो वॉलंटरी हैं। तो डियर स्टूडेंट, इनके हवाले से कुछ MCQ आते हैं। एक मैं आपको ऑप्शन के तौर पे बता देता हूँ। अगर यही 3 मसल्स, स्टेटमेंट होगी विच ऑफ द फॉलोइंग मसल causes movement of substances through hollow organs। कौन सी टाइप के मसल्स हैं जो हॉलो ऑर्गन से मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस कराने का बाइस बनते हैं? स्मूथ मसल, कार्डिक मसल, स्केलेटल मसल में से। तो ऑब्वियसली ये फंक्शन वाली प्रॉपर्टी है, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस थ्रू हॉलो ऑर्गन कराते हैं स्मूथ मसल। तो इस तरह का बाकी प्रॉपर्टीज़ को लेकर भी MCQ आपसे पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स हमने कंपैरिजन डिस्कस किया है स्मूथ मसल्स का, कार्डिक मसल्स का और स्केलेटल मसल्स का, और इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस की हैं उसमें मसल्स की अपीयरेंस है, मसल सेल की शेप है, नंबर ऑफ़ न्यूक्लियाई पर सेल हैं, कॉन्ट्रैक्शन की स्पीड है, कॉन्ट्रैक्शन कॉज कैसे होती है, फंक्शन क्या है, और वॉलेंट्री कंट्रोल में कौन से मसल्स हैं और इनवॉलेंट्री कंट्रोल में कौन से मसल्स हैं। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स हम आज के लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। इस लेक्चर में जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं उसमें रिपेयर ऑफ ब्रोकन बोन का लॉन्ग क्वेश्चन का टॉपिक है, और ये जो कंपैरिजन है स्मूथ, स्केलेटल और कार्डिक मसल्स का, ये मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चंस और MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इसको अच्छी तरह पढ़ लेना है और इसको देख लेना है। इसके बाद हम नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं स्केलेटल मसल्स के स्ट्रक्चर्स के हवाले से। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पर इनके टेबल तक जो है इसको वाइंड अप कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।